Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to solve the numerical on the work transfer mixed numerical of all processes. तो हम कंटिन्यूशन में देखें, हमने इससे पहले 9 न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं. 10th न्यूमेरिकल देखते हैं. 10th न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें ज़रा वर्कशीट से. गिवन डेटा क्या है? अ सिलेंडर कंटेन्स 1 kg ऑफ सर्टेन फ्लूइड. सिलेंडर कंटेन 1 kg. 1 kg तो आपको क्या दिया है? मास इक्वल्स टू 1 kg. मास इज डिनोटेड बाई m. ऑफ सर्टेन फ्लूइड एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 20 बार. इनिशियल प्रेशर क्या दिया है? इनिशियल प्रेशर P1 इक्वल्स टू 20 बार. बार को चेंज करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1000. तो जो मिलेगा आपको 20 इंटू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आगे पढ़े क्या है? द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली बिहाइंड अ पिस्टन according to law PV square equals to constant until the volume is double. मतलब मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम कोई है V1, तो बोल रहा है कि इसके बाद जैसे इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम होगा कुछ, तो बोल रहा है कि इनिशियल प्रेशर आपको दे दिया, मास दे दिया. द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली बिहाइंड a piston according to law PV square equals to constant until the volume is double. जब तक कि वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता. मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस 1 to 2 is polytropic. PV square equals to constant. मतलब हम क्या बोलेंगे? ये आपको क्या दिखाता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक ठीक है. और क्या बोल दिया है कि ये तब तक एक्सपेंड करते रहेंगी जब तक कि वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता. मतलब 2V1. V2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1. द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली. फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? प्रोसेसेस लिखते जा रहा हूँ और उसके बाद चलो देखते हैं क्या बोल रहा है. द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द पिस्टन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. बोल क्या रहा है? द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली at constant pressure until the piston regains its original position. तो हम एक काम कर लें कि यहाँ पर PV डायग्राम भी बनाए साथ में और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी बनाते चलें. तो PV डायग्राम आपने बना लिया. पहले क्या बोला था इसने कि फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड ना, प्रोसेस 1 to 2 एक्सपेंड है ना, और किस लॉ के साथ? PV स्क्वेयर इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन. देन फ्लूइड इज कूल्ड रिवर्सिबली. मतलब 1 to 2 क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. और इक्वेशन आपको क्या दे दी है? इक्वेशन आपको दे दी है PV स्क्वेयर इक्वल्स टू कांस्टेंट. उसके बाद 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 क्या बोल दिया है इसने? द फ्लूइड इज कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग. तो 2 से 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है ना. तो पहले
हम देखें इस डायग्राम को, यहाँ से हमने एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाया, छोटा छोटा डिवाइस में बनाऊंगा ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल रहे। पिस्टन इस पोजीशन में था, पोजीशन 1, फिर पिस्टन स्लाइड करते जाएगा और इस पोजीशन में पहुंच गया, पोजीशन 2, पोजीशन 2 एक्सपेंशन। और यहाँ से लेकर के इधर जो लॉ है कौन सा फॉलो हो रहा है, लॉ फॉलो हो रहा है PV स्क्वेयर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, गैसेस, एक्सपेंशन है ना, ये क्या है, एक्सपांशन। प्रोसेस 1 to 2 एक्सपांशन। पढ़ते जाएं हम, न्यूमेरिकल लिखते चले जाए। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग बोल दिया इसने, कांस्टेंट प्रेशर फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर until the piston regain its original position। क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग होगी और ये क्या होगा, पिस्टन तब तक मूव करते रहेगा 2 से लेकर के 3 तक जब तक कि वो अपनी पुरानी पोजीशन को गेन नहीं कर लेता। तो यहाँ से लेकर के इधर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। दिस इज पॉइंट 2 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, दिस इज पॉइंट 3। अच्छा, इसके हिसाब से तो हमें पता लग गया, पर हमें अगर एक्चुअल में देखें कि ये एरो की डायरेक्शन जो है, एरो की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, इधर ही क्यों है। कोई ऐसे भी सोच सकता था कि सर ये इधर भी तो जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मतलब आपको 1 to 2 2 प्रोसेस दे दी, यहाँ पे आपको क्या पता लग गया कि प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक, ये पता लगाने के लिए क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है ना। तो PV इक्वल्स टू होता है MRT, M इक्वल्स टू 1 kg, R इज कांस्टेंट है ना। और आपको कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपको अगर प्रेशर कांस्टेंट कह दिया है, इसको अगर आप कांस्टेंट कर दें तो आपके पास 2 वैल्यूज बच जाती हैं। 2 कौन सी वैल्यू है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है। आपको क्या कह दिया है, कूलिंग। भाई कूलिंग का मतलब क्या है, कूलिंग का मतलब है कि टेम्परेचर विल डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर अगर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज। तो कूलिंग का मतलब टेम्परेचर घटेगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। मतलब अगर D क्रॉस कूलिंग की बात करें, D क्रॉस Q प्रेशर इज कांस्टेंट, तो इक्वेशन होती है mCp dt। मतलब टेम्परेचर, कूलिंग का मतलब क्या है, कूलिंग का मतलब है D क्रॉस Q विल डिक्रीज, हीट विल डिक्रीज, और हीट डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। देख लो यहाँ पे, आप देख लो, पिस्टन जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में, दिस इज कंडीशन 3। तो 2 से लेकर के 3 तक जो था वो क्या था, प्रेशर इज कांस्टेंट। 2 से लेकर के 3 तक में प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। 2 से 3 में जब हम इधर जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट, और जब हम इधर जा रहे थे तो क्या था, एक्सपांशन। अब हम इधर आ रहे हैं तो प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब आप बोल सकते हैं कि P2 इक्वल्स टू P3, ये कंडीशन है ना। आगे पढ़ ले क्वेश्चन को, मेन तो क्वेश्चन को समझना है। Until the piston regain its original position हो गया। Heat is then supplied reversibly
with the piston firmly locked in position until the pressure rises to the original value of 20 bar। एक बार फिर पढ़ेंगे। heat is then supplied। अब आप क्या करोगे, यहाँ इसको हीट सप्लाई करोगे और कब तक करते रहोगे, कहीं से हीट सप्लाई करोगे, मतलब चौथी पोजीशन जो होगी पिस्टन की वो कुछ इस तरीके की पोजीशन होगी। यहाँ पे पिस्टन होगा और पिस्टन यहीं के यहीं रुका रहेगा, पिस्टन यहीं के यहीं रुका रहेगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हीट इज देन सप्लाइड रिवर्सिबली विद द पिस्टन फर्मली लॉक्ड until its position, मतलब locked in position until the pressure rises to the original value of 20 bar। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है P2, ये प्रेशर कम होगा और फिर आपने क्या करा, इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया और आप इसको तब तक हीट सप्लाई करते रहेंगे। हीट सप्लाई, ये आप हीट सप्लाई करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब तक कि इसके अंदर प्रेशर जो है वो ओरिजिनल प्रेशर ना हो जाए, मतलब P1। यहाँ पे प्रेशर क्या है P3, ओरिजिनल प्रेशर यहाँ पे प्रेशर P3 था। और पिस्टन में जब आपने इन गैसेस को हीट सप्लाई करी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हो गई, इसको हम बोलेंगे हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो गया हीट सप्लाइड, ये क्या है हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रोसेस 3 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड। तो इस इक्वेशन को फिर से हम देखें, PV इक्वल्स टू MRT, यहाँ से भी आप देख सकते हैं PV इक्वल्स टू MRT में M इज़ 1 kg, R इज़ कांस्टेंट। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं कंडीशन के हिसाब से, इसको भी अगर आप कांस्टेंट कर दें तो आपको रिलेशन क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब आप हीट सप्लाई करोगे, जब आप हीट सप्लाई करोगे मतलब Q विल इंक्रीज, देयर बाई टेम्परेचर विल इंक्रीज, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, देन प्रेशर विल इंक्रीज। क्लियर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेगा। कहाँ से, मतलब पिस्टन यहीं कहीं रुका हुआ है और ये पोजीशन क्या है फिर से 1 आ जाएगी। कोई कंफ्यूज ना हो, ऐसे एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। 1 पे पिस्टन ये था, 1 से 2 पोलिट्रॉपिक एक्सपांसन 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 एक्सपांसन, पॉइंट 2 पे पहुँच गया। पॉइंट 2 के बाद फिर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। तो यहाँ से पिस्टन चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग 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 कूलिंग, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 2 to 3। अब पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है, अब पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं है और आपने इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। आप इसको तब तक हीट सप्लाई करते रहेंगे जब तक कि इसका प्रेशर P3 से बढ़ते 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 20 बार प्रेशर ना हो जाए, ओरिजिनल प्रेशर जो बोल रखा है। तो इनिशियल प्रेशर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ था P1 इक्वल्स टू 20 बार, ये आपको दिया था। 20 बार का मतलब क्या है, 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ था। अब यहाँ का प्रेशर हमें दिया है कि नहीं, देख लेते हैं आगे और कुछ दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो P2 इक्वल्स टू P3, और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है, ये कूलिंग है ना। कूलिंग का मतलब हीट रिजेक्शन। देखा जाए तो एरो किधर बनेगा, कुछ इस तरीके का, है ना। लास्ट देख ले हम कि और क्या दिया है हमें। Heat is then supplied reversibly with the piston firmly locked in position until the pressure rises to the original value of 20 bar। Clear है। Calculate the net work done by the fluid for an initial volume of
0.5 मीटर क्यूब। आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 0.05 मीटर क्यूब, 0.05 मीटर क्यूब ये आपको दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से V2 क्या हो गया 0.05 इंटू 2 इंटू 0.05 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर क्यूब, है ना, 0.1 मीटर क्यूब। ठीक, अब हम देख लें कि हमें निकालना क्या है W नेट। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट W नेट। W नेट का मतलब क्या है, फाइंड आउट W नेट, ये आपको फाइंड आउट करना है। और W नेट क्या है, वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 1। मेन तो न्यूमेरिकल को समझना था इन तीनों प्रोसेस का क्या मीनिंग है। इसमें पिस्टन के हिसाब से और जो प्रेशर वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते तो 2 से 3 हमें बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, है ना। तो कोई ये भी सोचे कि हम सर इधर भी तो जा सकते थे, हम अंदर की तरफ क्यों आए। पहली चीज़ तो उसने ये भी सेंटेंसेस में कहा कि आप इसको कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग तब तक करते रहेंगे जब तक कि पिस्टन अपनी पुरानी पोजीशन में ना आ जाए। तो एक ही ऑप्शन है, अगर उधर पिस्टन जाएगा तो वो तो अपनी पुरानी पोजीशन में कभी नहीं आ पाएगा। पहला, अगर इसको डायग्राम को देखते हुए तो इजीली समझ में आ गया। दूसरा वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, कूलिंग का मतलब हीट रिजेक्शन, और हीट रिजेक्शन मतलब क्यू का डिक्रीमेंट। क्यू घटेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंड वेन एवर टेम्परेचर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बिल्कुल सिमिलर 3 to 1। पिस्टन अब 0.3 पर तो आ गया, अब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पोजीशन में, मतलब पिस्टन ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सपांशन देन कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, और पिस्टन रुका हुआ है, आपने हीट सप्लाई करी कब तक, जब तक कि इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर पे नहीं पहुंच जाता। तो आपको W नेट निकालना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। W नेट आपको फाइंड आउट करना है, इसको इरेज करके जो निकालना होगा वो देखेंगे, हम एक जगह निकाल लेंगे और दूसरे में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देख ले हम अच्छा, इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो भी थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है उसमें मैक्सिमम इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको निकालना है W नेट। तो W नेट क्या होगा, W1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 1। लिखते चले जाएं कि हमें ये क्या है, 1 to 2 इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, 2 to 3 क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, एंड 3 to 1 इज वॉल्यूम कांस्टेंट। एक वर्कशीट है, मतलब मेरे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फार्मूलेशन पूरा है कंप्लीट, जिसमें आपको मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम से लेकर के एडियाबेटिक का वर्क ट्रांसफ़र, क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफ़र, ओपन सिस्टम हीट ट्रांसफ़र, क्लोज सिस्टम एनर्जी इक्वेशंस, और छोटी छोटी बेसिक इक्वेशन जो भी है, और छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो पूरे एक टेबल के अंदर हैं। वो मैं हो सकता है बीच में बोर्ड पर शेयर कर दूँ आपको, ठीक है, या लास्ट में शेयर कर दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लगाए हम W नेट
डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू पोलेट्रॉपिक 1 से 2, पोलेट्रॉपिक की इक्वेशन क्या होगी, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। लेक्चर नंबर 17 से आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस 2 2 3 में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, चाहे मैं इसको P2 लिखूं चाहे P3 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू फाइनल वॉल्यूम V3 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 एंड प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है P इंटू फाइनल वॉल्यूम V1 माइनस V3 और V1 इक्वल्स टू V3 है, इसलिए ये टर्म क्या होगी, V1 इक्वल्स टू होता है V3। देखो है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगी ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्कडन होगा ज़ीरो। और यहाँ पर आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, P3 इक्वल्स टू P2, कुछ भी ले लो। अच्छा, अब हम देखें कि इस इक्वेशन में हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है और कौन सी वैल्यू हमें निकालना है, मेन तो वही है। देखो हमारे पास क्या है, P1 यस V1 यस, P2 नहीं है V2 है, P2 हमारे पास नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P2। अच्छा, n की वैल्यू अगर आप इसको कंपेयर करोगे PV टू द पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से, तो आपको क्या पता लगेगा, n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2। यहाँ देखें P2, बस P2 की तो खोज है, P2 हमारे पास नहीं है। V3 और V1 एक ही है, V3 इक्वल्स टू V1 है ना, देख लो यहाँ पे V3 इक्वल्स टू V1, यहाँ पे आप देख सकते हैं V3 इक्वल्स टू V1 और इधर तो वैल्यू 0 है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, P2 है ना, P2 की वैल्यू निकालना है। P2 हम यहाँ छोटी सी जगह में भी P2 हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 1 to 2 सॉरी, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, पॉलीट्रॉपिक और इक्वेशन आपको क्या है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसको मैं लगा दूंगा 1 और 2 दोनों में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है तो P2 V2 स्क्वायर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, P1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सॉरी P1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे P2 V2 स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू P1 V1 स्क्वायर, ये बोलना चाह रहा है। इस प्रोसेस में इसको कायदे से यहाँ लिख दें बीच में हम, इसका मतलब क्या है, ये है, तो लिखें P2 V2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 V1 स्क्वायर है ना, वैल्यू रखें, P2 हमें फाइंड आउट करना है, इनटू V2 की वैल्यू क्या है, 0.1 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 इज 2000 इंटू V1 स्क्वायर, V1 इज 0.05 स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाता है, P2 इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लेंगे हम, आपको ये आंसर क्या मिल गया, 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। वैल्यूज़ रख के खटाक से आंसर ले आए, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू P1 की वैल्यू 2000 इंटू V1
0.05 माइनस P2 अभी निकाला है 500। भाई साहब यहाँ पे प्रेशर 2000 है और यहाँ पे प्रेशर 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना। 0.5 इंटू V2 0.1 होल डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 1, है ना। ये एक वैल्यू है, प्लस की जगह प्लस P2 रखे चाहे P3 रखे, बात बराबर है ना। कहीं अगर लिखा हो तो यहाँ पे ये P2 इक्वल्स टू P3 दैट इज इक्वल्स टू P2 अभी हमने निकाला 500 इंटू V3 की वैल्यू V1 के बराबर है दैट इज 0.05 माइनस इसमें देखते हैं यहाँ पे V3 माइनस V2 कौन सा है, ये रहा पॉइंट V2 की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस में क्या है 0 प्लस 0, इसको सॉल्व करें W नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हो गया, ये इसकी जो वैल्यू है वो आती है 50, दिस वैल्यू इज़ 50। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या आता है 50 किलो जूल प्लस दूसरा देख लें हम 500 इंटू 0.05 माइनस 0.1, तो ये आता है -25। ये आ रहा है कितना -25 किलो जूल, और तीसरा तो शून्य 0 है ही। ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आई। तो जब आप सबट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब ओवरऑल देखो यहाँ पे अगर हम देखें 1 से 2 तो पॉजिटिव वर्क है, 2 से 3 हमें वर्क देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गैसेस एक्सपेंड कर रही थी, पिस्टन ऊपर जा रहा था, पिस्टन बाहर जा रहा था, तो वर्क मिल रहा था। 2 से 3 में हमें वर्क करना पड़ेगा। गैसेस को देखा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग में गैसेस को हम पिस्टन क्या कर रहा है, गैसेस को दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, लेकिन कंप्रेशन हम बोलते नहीं, कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन नहीं बोलते, कूलिंग बोलते हैं। हीट रिजेक्शन मतलब गैसेस को की हीट बाहर निकाल रहे हैं। देन 3 to 1 अगेन हमें वर्क मतलब हीट सप्लाई करना पड़ रही है, मतलब हीट इज सप्लाइड, मतलब पॉजिटिव है सिस्टम के लिए। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो फ्रेंड्स देखिए, ये न्यूमेरिकल तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर कोई इसका टीएस डायग्राम बनाना चाहे तो मैं बता देता हूँ कि कैसे इसका टीएस डायग्राम बनेगा। एक्चुअली टीएस डायग्राम ज़्यादातर बुक में इस टाइप के कॉम्बिनेशन के टीएस डायग्राम आपको बहुत कम ही दिखते हैं। और टीएस डायग्राम एक्चुअल अगर देखा जाए तो कैसे बनेगा, जब आपके पास टेम्परेचर और एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट ये डायग्राम दिखेगा कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम देखें कि टीएस डायग्राम इसका एक्चुअल में बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या है, प्रोसेस 1 to 2। अगर देखें प्रोसेस 1 to 2 क्या है, पॉलीट्रॉपिक, है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर है और एक्सपांशन हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। जब भी एक्सपांशन की टर्म आती है तो हम क्लियर कट देख सकते हैं हमें क्या बनाना है, टीएस डायग्राम। हमें बनाना है टीएस डायग्राम। तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। अच्छा, गैसेस के पास सबसे ज़्यादा पावर 0.1 पे है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 0.1 पे है। जब वो 1 से 2 की तरफ जाएगा तो एनर्जी घटती जाएगी। तो पीवी टी का रिलेशन देखें। अच्छा, जब भी पॉलीट्रॉपिक की टर्म आएगी आपको 3 इक्वेशंस याद रख लेनी है। कौन सी इक्वेशन है, पी टू द पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, b जो है वो है टी टू द पावर n-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और तीसरी है t डिवाइड बाई p टू द पावर n-1
बाई एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें टेम्परेचर पता लगाना है और हमें एंट्रोपी पता लगाना है, टेम्परेचर और एंट्रोपी पता लगाना है। तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर n-1। इसका मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। और लॉजिक एक और है, जब एक्सपेंशन होंगी तो एनर्जी, मतलब गैसेस अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी, मतलब एनर्जी से वर्क ट्रांसफ़र होगा। जब वर्क ट्रांसफ़र होगा तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन से भी आपको सेम रिलेशन मिलेगा। अब एंट्रोपी की बात कर लें। जब जब मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी तब तब एंट्रोपी के इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, खाली एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऐसी है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी का रिलेशन कैसे देखें, बाकी हर एक प्रोसेस में आप ऐसा देखेंगे कि जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब तब एंट्रोपी के बढ़ने के चांसेस हैं। वॉल्यूम जैसे ही घटेगा एंट्रोपी के घटने के चांसेस हैं। तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो साथ साथ में एंट्रोपी विल इंक्रीज। और यहाँ से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए एंट्रोपी के लिए क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी के लिए ds इक्वल्स टू dq/t। इस इक्वेशन से को जब आप वेरीफाई करते हैं, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू रखेंगे तो आपको यही पता लगेगा, जब मैं इस इक्वेशन को dq की वैल्यू और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे S2 - S1 क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि मतलब ds विल इंक्रीज, एक्सपांसन हो रहा है तो ds विल इंक्रीज। ओके, तो हम देख लें इसका। अच्छा, पहला वाला प्रोसेस का हो गया। अब अगर हम दो प्रोसेस और देखें, 2 से 3, प्रेशर कांस्टेंट है तो 2 to 3, इधर इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हमें क्या चाहिए, T और S की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो PV इक्वल्स टू MRT से अगर देखें, प्रेशर तो आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, है ना। तो वैसे भी कूलिंग से समझ में आ रहा है टेम्परेचर विल डिक्रीज, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिल गया, टेम्परेचर विल डिक्रीज। एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी अभी मैंने बताया था कि जब जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास रेंडमनेस कम होगी, मतलब चांस ऑफ रेंडमनेस कम हो जाएगी। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है रेंडमनेस बढ़ती है, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज करती है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसलिए भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। दूसरा हम देख सकते हैं ds इक्वल्स टू dq/t। इस इक्वेशन से जब हम वैल्यू रखते हैं एंट्रोपी किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें मिलता है mCp/dt / T। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 से 2 में, तो हमें रिलेशन क्या मिलता है कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। जब आप इसको देखोगे तो एंट्रोपी विल डिक्रीज। अच्छा, ये क्या है, जब टेम्परेचर घट रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 से 3 में क्या है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर घट रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, T2 इज लेस देन T1, ये मतलब है। जब टेम्परेचर घटेगा और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा एंट्रोपी विल
डिक्रीज। तो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख भी देता हूँ। तो 1 से 2 में टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये वाला केस हो गया। यहाँ पर देखें तो टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड एंट्रोपी विल डिक्रीज। थर्ड वाले केस में देखें, यहाँ पर देखेंगे भाई एडिशनल चीज़ें, जिसको स्किप करना है वो स्किप कर सकता है, लेकिन जिसको फुल कंसेप्ट चाहिए कि ये एक्चुअल में टीएस डायग्राम बनेगा कैसे, तो उसके लिए है। बाकी तो एग्जैक्ट अगर टीएस डायग्राम बनाना है तो आपको टेम्परेचर की सारी वैल्यूज़, एंट्रोपी की सारी वैल्यूज़ बाय न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगी। लेकिन अभी तक हमने एंट्रोपी के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे, क्योंकि एंट्रोपी अभी हमने पढ़ा नहीं। तो प्रोसेस 3 to 1 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। देखा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है। कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और क्या है? हीटिंग। हीटिंग समझ में आ रहा है यहाँ पर कि भाई अगर हम PV = mRT की इक्वेशन भी लगाते हैं और वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। चलो उसके तो ज़रूरत नहीं है हमें। हीटिंग का मतलब क्या है? हीटिंग का अपने आप में मीनिंग है कि टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आपको मिल गया यहाँ पे कंक्लूजन क्या? यहाँ पे टेम्परेचर विल इंक्रीज। और एंट्रोपी का क्या है भाई साहब? इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी? तो एंट्रोपी को देखने के लिए एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम ये इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं, ds कांस्टेंट वॉल्यूम = dq/t। अरे भाई साहब यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। वहीं कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो क्या है? ये इंक्रीज कर रहा है, हीट सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। लेकिन सर डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। एक इक्वेशन इसकी लिख देंगे हम, mCv/dt / T। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 से 2 में, सॉरी 3 to 1, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 से लेकर के 1 तक में, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 से लेकर के 1 तक में, तो आपको कंक्लूजन क्या मिल जाएगा? आपको कंक्लूजन ये मिलेगा कि मतलब जब आपने हीट सप्लाई करी तो एंट्रोपी इंक्रीज करी। इसका मतलब S1 S3 इज लेस देन S1, इसका ये मतलब है ना। यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज, यहाँ पे एंट्रोपी घटी थी, ये एंट्रोपी घटी थी। इसका मतलब क्या है? 2 से लेकर के 3 में, तो S2 इज ग्रेटर देन S3, यहाँ पे ये था, और 3 में ये है। तो बस इसका डायग्राम अगर बनाना है तो थोड़ा सा लॉजिक लेकर के हमें बनाना पड़ेगा। एक्सपेंशन कर्व कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ से कुछ इस तरीके का, मतलब ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2 पोलेट्रॉपिक है, मतलब टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। देख सकते हो आप इस पॉइंट पर, है ना। टेम्परेचर ये रहा T1 टेम्परेचर, दिस इज T2 टेम्परेचर। और प्रोसेस कौन सी है? पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। ठीक है। दूसरा ये क्या है? 2 से लेकर के 3 तक जो है, और आगे तक जाएगा ये 2 to 3, दिस इज पॉइंट 3। क्या है? कूलिंग, मतलब हीट रिजेक्शन, मतलब हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट
हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसके बाद 3-to-1 हीट सप्लाइड, ये क्या है, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड 8 वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पर भी हम लिख दें टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी 3-to-1, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बोथ विल इंक्रीज। यहाँ पर देख लेंगे टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बोथ विल इंक्रीज। तो ये एडिशनल पॉइंट था, है ना, कि इसका टीएस डायग्राम एक्चुअल में बनेगा कैसे। अच्छा, ये सारे पॉइंट अगर टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होती और एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू होती तो हम इसको डायरेक्ट रख करके प्लॉट कर लेते, पॉइंट मार्क करते 1 to 2, 2 to 3 सब पॉइंट मार्क कर लेते। ये भी एक्चुअल कर्वेचर है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो दिस इज कर्वेचर, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का कर्वेचर है ना, एक्सपांशन। तो नोट कर लीजिए, एडिशनल है, अभी से 5 मिनट पहले तक भी कोई चाहे तो इसको एंड कर सकता है वीडियो को, नोट कर लीजिए।